In this lecture we will see use of potentiometer to compare EMF of two cell using individual cell method। तो आज का हमारा टॉपिक है, क्वेश्चन वैसे बड़ा लग रहा है, डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। हमको एक पोटेंशियोमीटर का यूज देखना है। वैसे पोटेंशियोमीटर का 3 यूज है, राइट? तो उसमें से हम फर्स्ट यूज कर रहे हैं यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर टू कंपेयर EMF ऑफ टू सेल्स। दो सेल्स का हम EMF कंपेयर करेंगे। कौन सा मेथड यूज करेंगे? इंडिविजुअल सेल मेथड। अब इसको नाम इंडिविजुअल सेल मेथड क्यों दिया है वो जब हम सॉल्व करेंगे तो क्लियर मालूम पड़ेगा कि इंडिविजुअल सेल मेथड नाम क्यों दिया है। अभी तो हमारा टॉपिक ऐसा है कि हमको EMF ऑफ टू सेल को कंपेयर करना है, और ये EMF ऑफ टू सेल जो है, ये कंपेयर करने का जो टेक्निक है वो एक्चुअल में इस पोटेंशियोमीटर का एक यूज है, सिंपल सा। तो स्टार्ट करते हैं, देखते क्या है। ये मैं बताऊंगा कि इंडिविजुअल सेल मेथड क्यों बोला जाता है, राइट? तो सबसे पहले हम डायग्राम से स्टार्ट करते हैं। टॉपिक वैसे बहुत ज्यादा ईजी है। तो डायग्राम में क्योंकि बोला है यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर मींस बेसिक पोटेंशियोमीटर तो आएगा। तो अभी तक आपने जो मैंने पहले बताया आपको पोटेंशियोमीटर का डायग्राम, वो डायग्राम आपको आना चाहिए। तो अगर वो डायग्राम आता है तो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। याद है वो डायग्राम कैसा था? उस डायग्राम में हमारे पास 1 मीटर के 4 वायर्स थे, राइट? ये फर्स्ट वायर था। ऐसा ही हमारे पास 3 वायर्स और थे। टोटल 4 मीटर का वायर बनना चाहिए पोटेंशियोमीटर में। ये 2 मीटर हो गया समझो, और ये हमारा 3 मीटर और एक लास्ट 4 मीटर। ऐसे हमारे पास 4 सेगमेंट्स थे वायर के, राइट? इनको हमने सीरीज में कनेक्ट किया था। कैसे कनेक्ट किया था याद है? एक स्ट्रिप लिया था हमने, वहाँ पे कॉपर का स्ट्रिप्स एंड पे अटैच किया है। यहाँ पे कॉपर का स्ट्रिप्स अटैच करते हैं हम ऐसा। वैसे बेसिक ऐसा बनाया जाए तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अटैच करना है तो कर दो। टेक्स्ट बुक में ऐसा अटैच किया हुआ नहीं है, डायरेक्ट भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इससे एकदम प्रॉपर व्यू मिलता है कि हाँ कैसे अटैच किया रहेगा, कैसे बना रहेगा 4 मीटर का वायर, राइट? तो यहाँ पे ये ऐसा और इधर ऐसा, राइट? तो ये हमारा पोटेंशियोमीटर कंप्लीट। ओके, अब 4 मीटर का वायर तो हमने बना दिया है। पॉइंट्स देख लो। ये फर्स्ट वाले पॉइंट को हम पॉइंट ए बोलते हैं। ऑलरेडी हमने वहाँ पे भी देखा है पोटेंशियोमीटर वाले कंसेप्ट में। 1 मीटर का वायर यहाँ पे खत्म होता है, यहाँ पे ये स्टार्ट होता है नेक्स्ट 2nd मीटर। ये 3rd मीटर यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे एंड होगा। 4th मीटर यहाँ से स्टार्ट और यहाँ पे एंड। ये पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट बी, राइट है ना? ये देखा था, ये बेसिक पोटेंशियोमीटर था। ये पूरा सेगमेंट कनेक्टेड था एक्सटर्नल पावर सप्लाई, जिसमें EMF E था, की के था, और मैंने बताया था कि रियोस्टैट भी ऐड होता है, लेकिन वो बेसिक सर्किट था इसलिए वहाँ पे रियोस्टैट ऐड नहीं किया था। यहाँ पे हमको ये रियोस्टैट भी बताना है। चलो तो स्टार्ट करते हैं फटाफट अरेंज करने का। तो ये जो है यहाँ पे ये जो पूरा कॉन्फ़िगरेशन है ये एक एक्सटर्नल पावर सप्लाई से कनेक्टेड है, जिसमें EMF E आता है, राइट? EMF E, ये EMF E होगा, राइट? एक की भी होता है यहाँ पे की, राइट? की एक, और आगे यहाँ पे हमको एक रियोस्टैट अरेंज करना है। रियोस्टैट सबको समझ में आता है? रियोस्टैट 3 टर्मिनल डिवाइसेस। रियोस्टैट एक 3 टर्मिनल डिवाइस है। यहाँ पे हमने ये रियोस्टैट अटैच कर दिया, ये हो गया रियोस्टैट। ये दिख रहा है, इसको बोलते हैं रियोस्टैट। मैं RH से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ रियोस्टैट को, और की मेरे लिए के है, राइट? तो पॉइंट अभी तक तो बेसिक कंसेप्ट कॉन्फ़िगरेशन है। 4 मीटर का वायर, पोटेंशियोमीटर का EMF है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, की के को कनेक्टेड है, रियोस्टैट है। टॉपिक क्या है वो ध्यान दो। ये तो पोटेंशियोमीटर हुआ। अब हमको इस पोटेंशियोमीटर का यूज करना है और 2 सेल्स के EMF को कंपेयर करना है। पॉइंट समझो, ये पोटेंशियोमीटर है, इस पोटेंशियोमीटर का यूज करो और 2 सेल्स के EMF को कंपेयर करो। वो कैसे करेंगे सुनो, बहुत ईजी है। देखो डायग्राम, सर्किट डायग्राम जो मैं बना रहा हूँ, जरूरी नहीं कि तुम्हारे टेक्स्ट बुक से एकदम एग्जैक्टली मैच हो, लेकिन कंसेप्ट दोनों का एकदम सिंपल ही है, सेम है। टेक्स्ट बुक में भी आपको 2 EMF दिया है, मैं भी यहाँ पे 2 EMF बना रहा हूँ। तो 2 EMF जिसको हमको कंपेयर करना है, और 2 की बनाऊंगा यहाँ पे। वैसे 2 वे की हम यहाँ पे यूज करेंगे, राइट? तो ये 2 वे की यूज करो या फिर डायरेक्ट सिंपल की यूज करेंगे तो भी चलेगा। अच्छा, तो इसको थोड़ा प्रॉपरली बनाते हैं। यहाँ पे ये सर्किट देखो, ये मैं एक्सटर्नल जो ये बाहर से लगा रहा हूँ, ये क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे क्लियर लिखा है वी हैव टू कंपेयर द EMF ऑफ 2 सेल्स। 2 सेल का EMF कंपेयर करना है तो 2 सेल दिखाना भी तो पड़ेगा यहाँ पे। तो ये हुआ फर्स्ट सेल एंड दिस इज सेकेंड सेल, राइट? ये 2 सेल्स हमने बना दिया है, दोनों का EMF कंपेयर करना है। लेट द EMF ऑफ फर्स्ट सेल बी E1 एंड द EMF ऑफ सेकेंड सेल बी E2। ये 2 EMFs हमने लिया है। ये दोनों EMF E1 और E2 हमको कंपेयर करना है। ये समझ में आता रहेगा, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल क्लियर देख के मालूम पड़ता है। तो पॉइंट ए को मैं इस सर्किट से ऐसा कनेक्ट करता हूँ, राइट? देखो जरूरी नहीं है कि एज इट इज ऐसा ही सर्किट होगा, शेप्स वगैरह अलग होगा, लेकिन जो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ सेम ऐसा ही टेक्स्ट बुक में यूज किया गया है।
टेक्स्ट में 2 वे की यूज़ किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम ऐसा की भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एक की यहाँ पे ये की के था, मैं इसको नाम देता हूँ K1। क्यों K1? क्योंकि E1 जो EMF है उसके लिए जो की है दैट इज K1। यहाँ पे E2 EMF के लिए की जो है इसको मैं नाम देता हूँ K2। राइट, सिंपल। ओके, अब क्या किया जाता है, ये सिस्टम को कनेक्ट किया जाता है एक गैल्वेनोमीटर से। किससे कनेक्ट करेंगे हम इसको? कनेक्ट करेंगे गैल्वेनोमीटर के एक टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, और गैल्वेनोमीटर का जो सेकेंड टर्मिनल है वो कनेक्ट होता है जॉकी से, और जॉकी को एक पर्टिकुलर वायर पे ऐसा टैप करते हैं हम लोग। कौन सा? नल पॉइंट ढूंढने के लिए टैप किया जाता है। ध्यान दो, गैल्वेनोमीटर का फर्स्ट टर्मिनल मींस एक टर्मिनल पीछे सर्किट में, और गैल्वेनोमीटर का सेकंड टर्मिनल जॉकी को कनेक्ट रहता है। जॉकी मींस क्या है? एक टेस्टर टाइप मटेरियल होता है, टेस्टर, उससे ये वायर पे ऐसा टैप करना होता है नल पॉइंट जब तक ना मिले। नल पॉइंट मींस क्या? एक ऐसा पॉइंट जहां पे आपका गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखाएगा। राइट, ऐसा कुछ है। तो ऐसा वो जो यहाँ पे जॉकी पे अटैच है, ये जॉकी जो है उसको पॉइंट पे टच करना पड़ता है, और एक ऐसा वायर पे ऐसा टच कर करके एक ऐसा पॉइंट ढूंढना पड़ता है जहाँ पे गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखाए। स्केल तो मालूम है कि नीचे एक स्केल होता है, वो स्केल से हम लेंथ निकाल सकते हैं बहुत इजीली। चलो ठीक है, तो अब यहाँ पे करना क्या है, दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर करना है। तो एज्यूम करो कि एक टाइम पे हमको एक ही सेल को ऑन रखना है, इसलिए यहां पे नाम दिया देखो इंडिविजुअल सेल मेथड। मींस एक टाइम पे एक सेल को ऑन करना पड़ेगा, इंडिविजुअल सेल। राइट, तो बेसिक डायग्राम बनाया, और बहुत सारी चीजें बाकी है इसमें, सब बताऊं। जैसे हम वर्किंग वगैरह करेंगे इसका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलो ऐसा एज्यूम करते हैं कि फर्स्ट टाइम पे एक ईएमएफ हमको ऑन रखना है, सेकेंड टाइम पे हम E2 को ऑन रखेंगे, ऐसा। तो पहले इसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन आपको देना पड़ेगा, क्या क्या है ये, कैसा, इसमें कैसे कैसे कनेक्शंस किया है, वो सब थोड़ा कनेक्शंस बताना पड़ेगा यहाँ पे क्या है। फिर वर्किंग तो बहुत इजी है। देखो चलो पहले कनेक्शंस बता देते हैं कैसे कैसा है। सबसे पहले एज्यूम करते हैं कि E1 जब ऑन होगा, या फिर एकदम डिटेल में चलो बताता हूँ स्टार्टिंग से ही। ये डायग्राम हुआ तो यहाँ पे मैं इस सर्किट का सर्किट कनेक्शन बता देता हूँ। सर्किट कनेक्शन कैसा है, राइट, ये सर्किट कनेक्शंस। सर्किट कनेक्शंस में सिर्फ सर्किट कनेक्ट कैसे किया गया वही नहीं आएगा, सब कुछ जो जो उसमें बातें हैं सब कुछ यहाँ पे क्लियर करेंगे। सर्किट कनेक्शंस में क्या क्या आएगा वो देखते हैं। देखो पॉइंट ऐसा है कि सबसे पहले अगर इस सर्किट को ऑन करना है तो जो की के है, K1 K2 नहीं, की के है, इसको आपको क्लोज करना पड़ेगा। राइट, की के को क्लोज करो तो सर्किट ऑन हो जाएगा, एक स्टेडी करंट सर्किट में आता है। राइट, तो चलो बेसिक स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, जो जो दिख रहा है वो क्लियर बताएंगे। देखो हमारे पास एक 4 मीटर का पोटेंशियोमीटर वायर है विच इज कनेक्टेड टू एक्सटर्नल पावर सप्लाई E मींस डीसी सोर्स E, की के एंड रियोस्टेट RH इन सीरीज में कनेक्शन है। और ये बैटरी का दोनों पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है पॉइंट A को, और बैटरी का दोनों नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड टू की को कनेक्टेड है। की आगे जाके गैल्वेनोमीटर को कनेक्टेड है, और गैल्वेनोमीटर का जो सेकंड टर्मिनल है वो जॉकी को कनेक्टेड है। कनेक्शंस बताते हैं पहले क्या क्या है। देखो सबसे पहले मैं ये वायर के बारे में करता हूं बात, पोटेंशियोमीटर। राइट, तो फर्स्ट पॉइंट, कंसीडर 4 मीटर वायर। पॉइंट ऐसा है, मींस पोटेंशियोमीटर वायर, या फिर आप डायरेक्ट बोल सकते कंसीडर पोटेंशियोमीटर कंसिस्टिंग ऑफ 4 मीटर वायर। राइट, तो देखो स्टार्ट करते हैं। देखो ऐसा नहीं है कि कुछ चीज इसमें याद रखना है, याद रखने का काम नहीं है, दिख रहा है लिखना है, बस जस्ट इतना है। जो दिख रहा है वही लिखता हूं। देखो मैं भी कंसीडर 4 मीटर वायर, क्या दिख रहा है हमको यहाँ पे, कंसीडर 4 मीटर वायर। 4 मीटर वायर हमने कंसीडर किया है। 4 मीटर वायर को ऐसा हमने किया है इन नंबर ऑफ सेगमेंट, इन 4 सेगमेंट। एक्चुअली देखा जो 4 मीटर वायर को हमने 4 सेगमेंट में डिवाइड किया है। कंसीडर 4 मीटर वायर इन 4 सेगमेंट्स। अब 4 सेगमेंट्स बता दिया तो ये बताने का जरूरत नहीं है कि वो 1 मीटर का एक सेगमेंट है, क्योंकि 4 मीटर को 4 में डिवाइड कर लो, 1 मीटर का आपका एक सेगमेंट बन जाएगा। तो पॉइंट ऐसा ही, कंसीडर 4 मीटर वायर इन 4 मीटर वायर डिवाइडेड इन 4 सेगमेंट लिखते हैं, नहीं तो इन 4 सेगमेंट्स अलग हो जाएगा थोड़ा पॉइंट। तो पॉइंट ऐसा है कि कंसीडर 4 मीटर वायर डिवाइडेड इन 4 सेगमेंट्स, डिवाइडेड इन 4 सेगमेंट्स, डिवाइडेड इन 4 सेगमेंट्स। 4 सेगमेंट्स लिखा है, अगर चाहिए तो आप लिख दो 1 मीटर ईच, अगर नहीं लिखना तो ब्रैकेट में लिखना तो लिख दो 1 मीटर ईच, मींस हर एक सेगमेंट 1 मीटर का है। राइट, ये वायर के बारे में बताया। इसी में चाहिए तो बता दो कि पॉइंट A is connected to positive terminal of the battery, या फिर आप बोल सकते हो this 4 meter wire is connected to EMF E, key K and rheostat RH in series में कनेक्शन इसलिए। तो सेकंड पॉइंट, चलो छोटा छोटा पॉइंट बनाओ, कोई इतना ऐसा नहीं है कि याद करने का, एक देख रहे हैं वही तो लिख रहे हैं और क्या। तो पॉइंट ऐसा है, this 4 meter wire, one end of this 4 meter wire, one end of this
वायर, या फिर डायरेक्ट बोलना भी ठीक रहे कि डायरेक्ट दिस वायर इज कनेक्टेड टू ईएमएफ ई की के एंड रियोस्टेट आर एच इन सीरीज, वो भी ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि ये जो हम लिखेंगे तो हर एक बताना पड़ेगा कि ए कहाँ कनेक्टेड, ये किधर, ऐसा डायरेक्ट लिखते हैं। दिस वायर, दिस 4 मीटर वायर इज कनेक्टेड टू, किसको कनेक्टेड है वो देखो, ये 4 मीटर वायर देख सकते हैं किसको कनेक्टेड है, दिस 4 मीटर वायर इज कनेक्टेड टू ईएमएफ ई की के एंड रियोस्टेट आर एच इन सीरीज। ये सिंपल सा स्टेटमेंट है, 4 मीटर वायर इज कनेक्टेड टू ईएमएफ, ईएमएफ कौन सा ईएमएफ है, ईएमएफ ई है हमारे पास, ईएमएफ ई की क्या है, कौन सा की है, की के है, एंड रियोस्टेट, एंड कौन सा रियोस्टेट है हमारे पास रियोस्टेट है आर एच, और ये तीनों जो भी एलिमेंट्स है, दिस ऑल एलिमेंट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, एंड रियोस्टेट आर एच इज कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में हमने इन पूरी चीजों को कनेक्ट करके रखा है, देख सकते हैं, बहुत इजी पॉइंट है। वायर्स के बारे में फर्स्ट पॉइंट बताया, सेकंड पॉइंट वायर्स को कनेक्ट किसको किया ये बता दिया। अब आते हैं पॉइंट ए और पॉइंट बी में। ये पॉइंट ए हायर पोटेंशियल पॉइंट है बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, एंड पॉइंट बी इज अ लोअर पोटेंशियल पॉइंट बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, राइट। ओके, अब क्योंकि ये हायर पोटेंशियल पे है तो ये ए वाले पॉइंट को हमने किससे कनेक्ट किया वो देख लो। ये पॉइंट जो ए है इसको हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है, राइट। दोनों बैटरी के पॉजिटिव E1 E2 के पॉजिटिव टर्मिनल से, और नेगेटिव टर्मिनल की को कनेक्टेड है। तो ये चलो बता देते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ 2 बैटरीज दिख रहा है जो E1 E2 है इज कनेक्टेड टू पॉइंट ए, एंड द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड, या फिर देखो देखा जाए तो ये सब बहुत सारी चीजों कनेक्टेड है। नेगेटिव टर्मिनल की को कनेक्टेड है, वो एक्चुअल में कनेक्टेड है गैल्वेनोमीटर को, और गैल्वेनोमीटर का एक टर्मिनल जॉकी को। तो एक टाइम पे एक ही बताते हैं, द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ E1 एंड E2 इज कनेक्टेड टू पॉइंट ए, एंड द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ दिस सेम E1 एंड E2 इज कनेक्टेड टू की। बस इतना ठीक रहेगा, ये सिंपल सा पॉइंट, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं करते पॉइंट को। तो पॉइंट एकदम सिंपल है कि पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल कहाँ पे। सिंपल सिखा रहा हूं, ऐसा नहीं कि याद किया, कुछ याद नहीं, जो दिख रहा है वही लिख रहा हूं मैं भी, राइट। तो पॉइंट ऐसा है, द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ किसका पॉजिटिव टर्मिनल, E1 एंड E2 का पॉजिटिव टर्मिनल। द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ E1 एंड E2 कहाँ कनेक्टेड है, द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ E1 एंड E2 इज कनेक्टेड टू पॉइंट ए विच इज अ हायर पोटेंशियल पॉइंट, राइट। तो ऐसा लिखा है, द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ पॉइंट E1 एंड E2 इज कनेक्टेड टू पॉइंट, कौन से पॉइंट को हमने कनेक्ट किया, कनेक्टेड टू पॉइंट ए, राइट। पॉइंट ए जो हायर पोटेंशियल पॉइंट है, एंड द नेगेटिव टर्मिनल वही E1 और E2 का नेगेटिव टर्मिनल की को कनेक्टेड है, एंड द नेगेटिव एक्चुअल में जो तुम्हारा सिलेबस है उसमें यहाँ पे 2 वे की यूज किया है, तुम्हारी बातें चल सकता है, काम वही होने वाला, राइट। 2 वे की यूज करेंगे तो भी चलता है। 2 वे की क्या होता है, ऐसा यहाँ पे एक जो कॉमन टर्मिनल होगा की का, एक कॉमन टर्मिनल होता है, और ये मीन्स यहाँ भी कनेक्ट किया जा सकता है, यहाँ भी ऐसा कुछ भी कर सकता है, इसको बोलते हैं 2 वे की। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा यूज करेंगे तो भी चलता है। हाँ, तो द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ E1 एंड E2 इज कनेक्टेड टू अ पॉइंट ए, एंड द नेगेटिव टर्मिनल is connected to की को हमने कनेक्ट करके रखा है, नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड टू की। और कौन सा की है, K1 है एंड K2, क्योंकि की देखा जाए तो 3 की है हमारे पास, एक K वाला की भी तो है, तो K1 K2 को नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड वो बताना बहुत जरूरी है। चलो ये भी हमने बता दिया पॉइंट नंबर 3 में। देखो इजी से पॉइंट बना रहे, हार्ड नहीं कर रहे, एकदम इजी से कर रहे हैं। चलो कहाँ तक को देखो, ये पूरा सिस्टम बताया, E1 E2 बताया, की बता दिया, गैल्वेनोमीटर बचा है, बस गैल्वेनोमीटर के ऊपर एक 4th पॉइंट लास्ट। तो 4th पॉइंट ऐसा है कि one end of the galvanometer is connected to key K1 and K2 and the other terminal is connected to the jockey, right? Simple point. So one terminal of the galvanometer is connected to key, one terminal of galvanometer is connected, कहाँ कनेक्ट किया है, is connected to पॉइंट तो नहीं है, किसको कनेक्टेड है, पॉइंट नहीं बोलेंगे, वहां पे हम उसको की बोल देते हैं, ज्यादा बेटर होगा, पॉइंट बताना ठीक नहीं। वन टर्मिनल ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड टू की K1 एंड K2, कनेक्टेड टू की, कौन सा की बताना पड़ेगा, की कौन सा है हमारे पास, K1 एंड K2 को कनेक्ट किया है। और जो इसका सेकंड टर्मिनल है, एंड द अनदर टर्मिनल इज कनेक्टेड टू जॉकी, और जॉकी को हमको टैप करना है हर एक पॉइंट पे वायर पे, एंड द अदर टर्मिनल
एंड द अदर टर्मिनल, किसका अदर टर्मिनल? अदर टर्मिनल ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर ये कहां कनेक्टेड है? अदर टर्मिनल ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड टू द जॉकी, इज कनेक्टेड टू द जॉकी। जॉकी से हमने इसको कनेक्ट करके रखा हुआ है, राइट? सिंपल पॉइंट है। चलो ये भी हो गया। अब बात को जरा समझो, ये तो हमने जो भी सर्किट में दिखा सब कुछ लिख दिया, ये कनेक्शन, सर्किट कनेक्शन था। आगे जब वर्किंग करेंगे ना, वर्किंग मींस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में वर्किंग भी आ जाएगा, तो वर्किंग में हमको बताना है कि हमको एक टाइम पे एक ही सेल को काम में लेना है, दूसरा सेल वो टाइम पे ऑफ होगा, कोई मतलब नहीं उसमें, ऐसा है। तो उस टाइम पे क्या होगा, वायर को हमको अलग अलग पॉइंट पे टैप करके देखना पड़ेगा। चलो वर्किंग में बताऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं, वर्किंग देखते हैं। चलो तो 2 पॉइंट हो चुका है वर्किंग। अब वर्किंग मीन्स ये सर्किट वर्क कैसे करेगा, और इस वर्किंग में मैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी कर देता हूं, वर्किंग एंड मैथमेटिक्स। वर्किंग एंड मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स मीन्स वही मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमारा वही। चलो वर्किंग भी साथ में कर रहे हैं, क्योंकि वो मैथमेटिक्स में ही सर्किट वर्क कैसे करते हैं वो मालूम पड़ जाता है, इसलिए एक साथ ही कर लेते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वर्किंग ऑफ दिस पोटेंशियोमीटर, राइट? कि पोटेंशियोमीटर वर्क कैसे करेगा और कैसे हमको ईएमएफ कंपेयर करके मिलेगा वो देखते हैं। तो ठीक, यहाँ पे पार्टीशन रेडी पहले ही कर लेते हैं, बाद में क्योंकि हमको करना पड़ जाता है तो अभी कर लेते हैं। और फिर मैथमेटिक्स ये जो कर रहे हैं वर्किंग बहुत ज़्यादा सिंपल है, एकदम सिंपल, जैसे अभी तक हमने किया है, एकदम सिंपल टॉपिक कर रहे हैं, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, वर्किंग कैसे होगा सुनो, जैसे मैंने पहले ही बताया था, एक टाइम पे एक ही ईएमएफ को काम में लेना है, दूसरा ईएमएफ वो टाइम पे डेड होगा, राइट? वो टाइम पे यूज नहीं होगा। तो कैसे होगा सुनो, पॉइंट ऐसा है। पहली बात तो ये की को ये जो मेन की है इसको आपको क्लोज करना पड़ेगा, मींस ऑन करना पड़ेगा। ये की ऑन मींस इसको क्लोज कर दिया, ये ईएमएफ काम में आ जाएगा, ई सर्किट ऑन हो जाएगा। हाँ चलो ये तो बेसिक्स है, इसको तो ऑन करेंगे तो सर्किट ऑन होगा, वो ठीक है। पॉइंट ऐसा है कि अगर मुझे E1 को वर्किंग मोड में रखना है, अगर मुझे E1 को वर्किंग मोड में रखना है तो मुझे कौन सा, दोनों में से कौन सा की को क्लोज करना पड़ेगा? अगर मुझे E1 को वर्किंग मोड में रखना है तो मुझे ये K1 की को क्लोज करना है। की को क्लोज कर रहे हैं मींस क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कनेक्शन कर दे रहे हैं, ऐसा, राइट? तो अगर मैंने K1 वाला की को क्लोज कर दिया और वो टाइम पे K2 को ओपन रखा है, K2 वाला की ओपन है, K1 वाला की क्लोज है, ये क्लोज ये ओपन, क्लोज करने के वजह से आपका जो ईएमएफ E1 है वो वर्किंग मोड में आ जाएगा, E2 वर्किंग मोड में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि K2 वाला जो की है वो ऑफ है, मींस जो की है इसको ऑफ किया, मींस यहाँ पे कोई फिजिकल कनेक्शन होगा ही नहीं। जब कोई फिजिकल कनेक्शन है ही नहीं तो ये E2 वर्किंग मोड में कैसा रहेगा? E2 वर्किंग मोड में तब हो सकता है जब यहाँ पे ये वाले की को आपको क्लोज करना पड़ेगा। तो मेरा पॉइंट एकदम सिंपल सा है, ऐसा है कि मैं एक टाइम पे एक की का वर्किंग देख रहा हूँ, मींस एक की को क्लोज कर रहा हूँ और एक ईएमएफ देख रहा हूँ। तो पॉइंट सिर्फ ऐसा है कि देखो ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मुझे E1 को वर्किंग मोड में रखना है तो मुझे K1 की को क्लोज करना पड़ेगा, K2 की को ओपन रखना पड़ेगा। अब K2 की को ओपन रखा, इसका एक और मतलब है कि E2 वर्किंग मोड में नहीं है, हमारा वर्किंग मोड में कौन सा ईएमएफ है? E1। चलो तो पॉइंट ऐसा है कि E1 जो है फॉर वर्किंग ऑफ ईएमएफ E1, ईएमएफ को अगर मुझे E1 वर्किंग मोड में चाहिए, E1 वाला ईएमएफ वर्किंग मोड में चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? सुनो, फॉर वर्किंग ऑफ ईएमएफ E1 वर्किंग मोड में चाहिए। फॉर वर्किंग ऑफ ईएमएफ E1 कौन सा की क्लोज, कौन सा की ओपन? K1 वाला की को क्लोज करना पड़ेगा, K2 को ओपन करना पड़ेगा। की कौन सा की K1 मस्ट बी क्लोज्ड, K1 मस्ट कैसा होना, मस्ट बी क्लोज्ड। K1 वाला की क्लोज होना चाहिए एंड K2 वाला जो की है एंड K2 मस्ट बी ओपन, मस्ट मीन्स होना ही चाहिए ऐसा, मस्ट बी ओपन। ऐसा होगा तो ही आपका ईएमएफ E1 काम में आएगा, मींस E1 वर्किंग मोड में होगा, नहीं तो नहीं हो सकता है। चलो तो पॉइंट एकदम क्लियर समझ में आ गया है। कौन सा ईएमएफ वर्किंग मोड में है? सिर्फ E1 है, E2 नहीं है। ऐसा कैसे हुआ? हमने K1 वाले की को क्लोज कर दिया है और K2 वाले की को ओपन रख दिया है, राइट? चलो अगर K1 क्लोज किया है मींस यहाँ पे फिजिकल कनेक्शन है, तो चलो अब जॉकी को टैप करते हैं अलग अलग पॉइंट पे और नल पॉइंट निकालने का ट्राई। नल पॉइंट मींस वो पॉइंट होता है जहां पे आपका गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखाता है, राइट? तो ये समझो ये जॉकी लिया हमने और इसको टैप कर रहे हैं, वायर पे टैप कर रहे हैं। देखो यहाँ पे कॉपर स्ट्रिप पे टैप नहीं करना, राइट? अब
वायर पे टैप करना है हर एक पॉइंट पे। कब तक टैप करना है? एक ऐसा पॉइंट ना मिल जाए जहां पे आपका गैल्वेनोमीटर जो है जीरो डिफ्लेक्शन दिखाए। अगर आपका गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन कोई पॉइंट पे दिखाता है तो उस पॉइंट को नोट करो, वो पॉइंट को नोट करो। समझो हम एज्यूम करते हैं कि हमने ये इतना काम कर लिया, मींस E1 वर्किंग में है, ये क्लोज है, ये ओपन है, और एक जॉकी को टैप कर रहे हैं हर एक पॉइंट, वायर पे टैप कर रहे हैं, वायर पे टैप कर रहे हैं, और एक पॉइंट मिल गया हमको, एक पॉइंट P मिला ऐसा है जहां पे आपका जो गैल्वेनोमीटर है वो जीरो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। तो इस पॉइंट को नोट करो, राइट है, इस पॉइंट को नोट करो। और एक बार इस पॉइंट को नोट कर लिया तो अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर लगाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर याद है, बहुत ईजी था। कोई भी दो पॉइंट के बीच में अगर आपको पोटेंशियल निकालना है, समझो B और C, कोई भी दो पॉइंट के बीच में अगर आपको पोटेंशियल निकालना है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था लेंथ के। इसके पहले वाले लेक्चर में एकदम लास्ट में यहाँ पे लिखा था, potential difference between any two point on the potentiometer wire is directly proportional to the length between that two points, right? और कुछ conditions थे, temperature constant, current constant और area of cross section constant। तो potential difference directly proportional to length, ये बहुत important point, right? potential difference directly proportional to length। तो यहाँ भी मैं वही करने वाला हूँ, right? यहाँ भी हम वही करने वाले हैं। तो चलो अप्लाई करते हैं प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियो जो मीटर होता है उसका अगर मैं प्रिंसिपल देखूं पोटेंशियोमीटर का, तो ये कौन सा, ये प्रिंसिपल क्या बोलता है, देखो आपके सामने मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, बहुत सिंपल है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ध्यान देना कौन सा दो पॉइंट लेंगे, वो वाला पॉइंट लेना है जहां पे जॉकी को टैप करने की वजह से गैल्वेनोमीटर ने जीरो डिफ्लेक्शन दिखाया, वो पॉइंट लो, और स्टार्टिंग वाला हायर पोटेंशियल का पॉइंट लो। तो ए लेंगे और पी लेंगे, राइट है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑन द पोटेंशियोमीटर वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। तो यहां पे आपको लेंथ एक एज्यूम करना पड़ेगा, राइट है। तो वो लेंथ आपको चाहिए, तो एक काम करते हैं, हम ऐसा एज्यूम करते हैं ए से पी तक का जो लेंथ है वो L1 लेंथ है, स्मॉल L1। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ L1, मैं भी ऐसे लिखना है तो आपको लिख दो लेंथ फ्रॉम A टू P, तो LAP भी लिख सकते हो वहाँ पे। तो मैं यहाँ पे बाजू में बताऊंगा कि ये वेयर, बताता हूँ यहाँ पे कि वेयर ये L1 है क्या, वेयर L1 इज द लेंथ, ये क्या है, ये लेंथ है, किसका लेंथ, लेंथ ऑफ वायर। अच्छा कौन सा वायर, वो वायर जो A से P तक है, लेंथ ऑफ द वायर फ्रॉम A टू P, क्लियर एकदम। A से P का ही लेंथ लेना था, इसलिए मैंने उस लेंथ को L1 नाम दिया और वही लेंथ मैंने यहाँ पे यूज किया। याद है जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी हटता है क्या आता है, इक्वल टू आएगा और कांस्टेंट आएगा। तो VAP जो है इक्वल टू आ गया है, एक कांस्टेंट आने वाला है और ये L1 एज इट इज। वो जो कांस्टेंट यहाँ पे आएगा, इस कांस्टेंट का एक नाम है, हम इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोला जाता है इसको, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पोटेंशियल ग्रेडियंट, राइट है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अच्छा ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है क्या, बता दो थोड़ा। जो हमने लास्ट डेरिवेशन में जो किया था पोटेंशियोमीटर, जब मैंने आपको समझाया था तो ऐसा कुछ फॉर्मूला आया था, वहां पे ए बी था, अगर यहाँ पे आपको याद रहेगा तो यहाँ पे था फॉर्म, यहाँ पे मैंने लिखा था VAB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी हट, याद है प्रोपोर्शनलिटी मैंने हटाया कैसे था, मीन्स ये एक्चुअल में ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन लाया कैसे था वो याद करो। VAB का जो वैल्यू था या फिर कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे जो वैल्यू था, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटेगा ना तो इक्वल टू आएगा और एक कांस्टेंट आएगा, राइट। इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। जो मैंने यहाँ पे समझा उस टाइम पे इसका वैल्यू कुछ अलग था, राइट। और यहाँ पे AB लेना है, ये तो फुल पॉइंट हो जाएगा AB। अगर कोई बीच में कोई पॉइंट लेना तो वो टाइम पे भी आप यूज कर सकते हो। अगर समझो मैं P यूज करूँ, समझो मैं अगर मैंने P यूज किया इस चीज के लिए, जैसे इसके लिए हम देख रहे हैं तो VAP, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला एक्चुअल में होता है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वायर पर, मींस पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, ऐसा है। तो फुल पोटेंशियल डिफरेंस A से B तक का लेना पड़ेगा, A से B तक का, और उसको डिवाइड कर दो लेंथ से, खुद के लेंथ से। तो ये K का बेसिक फॉर्मूला है पोटेंशियल ग्रेडियंट का। वैसे यहाँ पे तो यूज नहीं है, लिखना है तो लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अभी तो यूज नहीं इसका। इतना याद रखो पोटेंशियल ग्रेडियंट है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब मैं इसको रब करता हूँ, इतना कुछ अभी तो यूज नहीं है इसका। अभी तो जो समझो कि वो K हमारे लिए क्या है, K इज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट, दैट्स इट। हाँ एक बात जरा समझो, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, राइट, किसके बीच में, A और P के बीच में। इस टाइम पे ये जो मैं केस कर रहा हूं, इस टाइम पे पोटेंशियल डिफरेंस मींस क्या, कौन सा EMF वर्किंग मोड में है वो चेक करो। मैंने क्लियर लिखा है वर्किंग मोड में E1 EMF है। पोटेंशियल डिफरेंस EMF सेम होता है, राइट। पोटेंशियल डिफरेंस और EMF दोनों कैसे होता है, दोनों सेम होता है। तो
सिंस मैं यहां पे लिखता हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस AP जो है ये तब आया ना जब EMF E1 ऑन था, मींस EMF E1 वर्किंग मोड में था, तो EMF और पोटेंशियल डिफरेंस ये तो सेम सेम ही होता है, EMF की वजह से ये पोटेंशियल डिफरेंस आया हुआ है, तो दोनों सेम सेम चीज है। तो मैं VAP के जगह पे E1 लिख सकता हूं, दैट मीन्स E1 इज इक्वल टू K इंटू L1, राइट। ये मैंने EMF, देखो जब EMF E1 वर्किंग मोड में था तो मैंने ये निकाल लिया है, सेम आप ऐसा E2 भी निकाल सकते हो, दोनों को डिवाइड कर देंगे हमारा रिजल्टेंट आंसर आ जाएगा, बस इतना ही काम है। सो लेट्स कंसिडर दिस एज इक्वेशन नंबर 1, इसको हमको, इसका यूज हमको करना है आगे, राइट। तो ये हमारा पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट होता है। चलो वर्किंग में अब हम वर्क अब ऐसा करेंगे कि अब E2 ऑन करेंगे, E1 हमने ऑन कर दिया था। E1 वर्किंग मोड में कैसा था आपको सबको पता है, जो EMF को वर्किंग मोड में रखना है उसके बाजू का की को क्लोज करो, उसके अपोजिट वाले की को ओपन रख दो, यही लॉजिक है। अब मैं E2 को वर्किंग मोड में लेके आता हूं। पॉइंट नंबर 2 वर्किंग में, फॉर वर्किंग ऑफ, अब किसको वर्किंग कराना है हमको, अब वर्किंग कराना है फॉर वर्किंग ऑफ EMF, कौन सा EMF वर्क कराना है, E2 वाले EMF को वर्क कराते हैं। चलो E2 वाला जो EMF दिख रहा है इसको वर्किंग मोड में लेना है, जो EMF को वर्किंग मोड में लेना है उसके बाजू वाले की को क्लोज करो और उसके अपोजिट वाले की को ओपन कर दो, यही सिंपल सा शॉर्टकट है। फॉर वर्किंग ऑफ EMF E2 कौन क्लोज होना चाहिए, E2 के लिए तो K2 क्लोज होना चाहिए, ऑफ EMF E2 की, कौन सा की K2 मस्ट बी क्लोज्ड, मस्ट बी क्लोज्ड, कि K2 को क्लोज करना पड़ेगा आपको, लेकिन K1 को वो टाइम पे ओपन रखना पड़ेगा, क्योंकि K1 भी अगर क्लोज कर दोगे तो E1 भी वर्किंग E2 भी वर्किंग, वैसा नहीं चाहिए हमको इंडिविजुअल सेल पढ़ रहे, राइट है। तो मस्ट बी क्लोज्ड, और कौन ओपन होना चाहिए, एंड की K1, जो K1 वाला की है वो कैसा होना चाहिए, वो ओपन होना चाहिए, एंड की K1 मस्ट बी ओपन। अगर ऐसा कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो ही जाके आपका EMF E2 वर्किंग मोड में आएगा। जो मैंने काम यहां किया सेम एग्जैक्ट काम वहां पे करना है। अगर ये चीज समझा तो बहुत इजीली आ जाएगा हमको वो चीज। ध्यान देना कैसे मैंने एग्जैक्ट सेम पॉइंट्स, पूरा का पूरा पॉइंट सेम, फॉर फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर सेम, लेकिन याद रखो अब E2 वर्किंग में, राइट, और E1 वर्किंग में नहीं है। फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल देखते हैं, और प्रिंसिपल आपके सामने है। अच्छा, यहां पे थोड़ा सा डायग्राम में चेंजेस आएगा, ध्यान देना क्या डायग्राम में। जब E1 वर्किंग मोड में था तो हमने जॉकी को अलग वायर पे अलग अलग पॉइंट पे टैप किया और हमने एक ऐसा पॉइंट निकाला जहां पे गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखाया, उस पॉइंट को नाम दिया P। अब ऐसा है क्या, अगर मैंने E2 को वर्किंग में रखा है और E1 वर्किंग में नहीं है, फिर से मैं टैप करूंगा अलग अलग पॉइंट पे तो यही पॉइंट पे हमारे गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। अब अलग EMF वर्किंग मोड में और दोनों का वैल्यू अलग अलग है, तभी तो इसको E1 और E2 लिया है, नहीं तो दोनों को मैं EE लेता था, राइट है। तो अलग EMF की वजह से नल पॉइंट कोई अलग जगह पे मिलेगा। अब P पे तुमको नल पॉइंट नहीं मिलने वाला, अब नल पॉइंट चेंज, तो नल पॉइंट जो चेंज होगा उसके लिए मैं अलग से बनाता हूं, ध्यान देना। अब समझो हमारा जो नल पॉइंट है, अब हमारा जो नल पॉइंट है वो कहीं हमको यहां मिल रहा है, समझो यहां इस पॉइंट पे हमको नल पॉइंट मिल रहा है, राइट, समझ में आ रहा है। ये दिख रहा है आपको क्लियर वीडियो में, ये जो पॉइंट मिल रहा है हमको ये वो पॉइंट है। चलो इसको P लिया था तो इसको P डैश ले लेते हैं, राइट। क्लियर समझो कि नल पॉइंट वही नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग ने EMF E1 वर्किंग था तो P मिला पॉइंट, अब E2 वर्किंग है तो P तो कंफर्म नहीं, कोई अलग पॉइंट मिलेगा, वो जो भी अलग पॉइंट होगा दैट पॉइंट इज P डैश, सिंपल। चलो तो जैसे मैंने VAP निकाला, P क्यों निकाला, P पे नल पॉइंट आया था, अब नल पॉइंट कहां पे आया, अब ये केस में नल पॉइंट P डैश पे आया, तो A से P पहले चेक किया था, अब मैं चेक करेगा A से P डैश, राइट, सिंपल पॉइंट। सो लेट्स फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड P डैश। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड P डैश फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या होगा, सिंपल है, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ बिटवीन पॉइंट A एंड P डैश। A और P डैश के बीच में जो लेंथ है वो लेंथ यूज करना पड़ेगा। क्या ऐसा है क्या, A से P डैश लेंथ कितना होगा, जैसे A से P का जो लेंथ है, A से P का जो लेंथ है उसको मैंने L1 लिया है, तो क्यों ना हम A से P डैश तक का लेंथ को L2 ले लेते हैं, चलेगा, बिल्कुल चलेगा, जैसे मैंने यहाँ पे क्या सेम वैसे करते हैं। तो अब मैं जो लेंथ लेने वाला हूं दैट विल बी L2, और L2 समझो क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे वेर करके लिखा है, इधर भी लिखता हूं, L2 किसके बीच में लेंथ है, L1 A और P के बीच में था, L2 A P डैश के बीच में होगा, वेर
L2 इज द लेंथ, L2 क्या है, ये भी लेंथ ही है, लेकिन ये वो वायर का लेंथ है जो A से P डैश तक है। एक्चुअली में वायर तो एक ही है, बट ठीक है, लेंथ है, और क्या, लेंथ ऑफ वायर फ्रॉम कहां से कहां पे, फ्रॉम A टू P डैश। बात समझ में आई? देखो एकदम क्लियर कंसेप्ट बता रहा हूं, ये L2 क्यों लिया है, L1 क्यों लिया है, राइट। L1 तब लेना है जब EMF E1 वर्किंग मोड में है, और जब EMF E2 वर्किंग मोड में है तो आपको लेंथ लेना पड़ेगा L2। ध्यान दो इधर, देखो ऐसे कोई एग्जैक्ट दिख रहा है, वो थोड़ा बहुत तो पैरामीटर चेंज होगा, प्रोपोर्शनलिटी हटेगा, इक्वल टू और कांस्टेंट आएगा। ये जो कांस्टेंट है ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है, ये कांस्टेंट वो केस में भी चेंज नहीं होने वाला, वैसे ही रहेगा, राइट। सो VAP डैश विल बी इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू L2। चेक कर लो, दिख रहा है क्लियर क्लियर। अब मैं फिर से नहीं बताऊंगा वेयर K इज कॉल्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, ऑलरेडी बता दिया है वेयर K इज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, हाँ ये दिख रहा है, सिंस ये लिखना पड़ेगा, सिंस AP के टाइम पे EMF E1 वर्किंग मोड में था, अब हमारा AP डैश के टाइम पे कौन सा EMF वर्किंग मोड में, वो देखो AP के टाइम पे EMF E1 वर्किंग मोड में था, देख लो EMF E1 वर्किंग मोड में था। AP डैश के टाइम पे कौन सा EMF वर्किंग मोड में है, E2 है, तो मैं यहां पे लिख दूं इज इक्वल टू E2, चलेगा, राइट है, क्योंकि दोनों मैच होना ही चाहिए, होता है मैच ऐसा। तो VAP डैश के जगह पे मैं E2 लिखता हूं, सो आई विल गेट E2 इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू L2, राइट। तो जैसे मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 लिया था, लेट्स कंसीडर दिस एज इक्वेशन नंबर 2, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 लेते हैं, राइट है, ओके। अब एक बार इक्वेशन नंबर 2 ले लिया है तो डिवाइड तो करना है, चलो उससे पहले एक पार्टीशन क्रिएट करते हैं, थोड़ा एटलीस्ट प्रॉपर दिखे तो क्या क्या हमने यहाँ पे किया है। सो एक ड्रॉ करते हैं पार्टीशन। अब ये बस लास्ट पॉइंट है, कितना पॉइंट हमने 2 पॉइंट कंप्लीट कर लिया, थर्ड पॉइंट में दोनों को डिवाइड करेंगे, आंसर हमारा रिजल्टेंट आंसर आ जाएगा। तो थर्ड पॉइंट में जस्ट करना क्या है, ये दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, जो कैंसिल होता है वो कैंसिल होगा, जो बच जाएगा दैट विल बी आवर रिजल्टेंट आंसर। सो इन पॉइंट नंबर 3 लेट्स डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को हम डिवाइड करते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। ओके, सो LHS में यहाँ पे E1 है, यहाँ पे LHS में E2 है, सो विल गेट E1 बाय E2, राइट। देखो यहाँ का LHS यहाँ का LHS डिवाइड कर दिया, अब RHS डिवाइड करो, पहले E1 लिया है ना, तो पहले E1 का RHS ऊपर आना चाहिए, E1 का RHS क्या है KL1, और फिर मैंने E2 नीचे लिया है तो E2 का RHS नीचे ले लो KL2, दिस K एंड दिस K विल गेट कैंसल्ड, सो द फाइनल आंसर इज E1 upon E2 equal to L1 upon L2. This is the required expression for comparison of EMF of two cell. ये इक्वेशन से आप दो EMF को कंपेयर कर सकते हो, देखो यहाँ पे कैसा, राइट। तो चलो फटाफट इसको लास्ट में लिख देते हैं, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। ये जो हम लोग पॉइंट निकाला है ये क्या है, यही हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, यही हमारे लिए रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है। आई होप समझ में आ गया, सारी चीज समझ में आ गई, क्योंकि बहुत इजी तरीके से आपको समझाया है। सबसे मेन चीज है वीडियो लेक्चर के साथ नोट्स भी है, यही नोट्स है, डाइजेस्ट वगैरह कुछ परचेस करने की जरूरत नहीं, जो लिखा रहा हूं एग्जैक्ट लिखो, सब कुछ प्रॉपर फुल मार्क्स मिलने वाला है। तो सर्किट डायग्राम क्लियर है, सर्किट का कनेक्शंस बता दिया हमने, वर्किंग देखा कैसा है, वर्किंग के साथ मैथमेटिक्स भी कर दिया, और लास्ट में फाइनल फॉर्मूला निकाल दिया, ठीक। ओके, थैंक यू।